हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। ये वीडियो में हम ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड जो क्लास 10 का चैप्टर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, वन शॉर्ट वीडियो है जिसमें सब टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे एग्ज़ाम के रिलेटेड। ओके, चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले ह्यूमन आई। अभी ह्यूमन आई क्या है वो तो आपको पता ही है, बराबर। आइस के बारे में तो कुछ बताने की, आइस का वर्किंग क्या है, क्यों उसका यूज़ होता है, वो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आइस में, हमारी जो आइस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, ओके, और उसका वर्किंग कैसे होता है, कैसे हम चीज़ देख पाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि आइस में क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकती है और उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ओके, वो सब इसमें हम देखने वाले हैं ये टॉपिक में। तो सबसे पहले देखो, ह्यूमन आई की आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। उसमें एक ऐसे स्फेरिकल बॉडी है, यहाँ पे थोड़ा ये पोर्शन बाहर निकला हुआ है। जो पोर्शन बाहर निकल रहा है उसको हम बोलेंगे कॉर्निया। जो आउटर पेरीफेरी है उसको हम बोलेंगे कॉर्निया, बराबर। फिर यहाँ पे हमने एक लेंस रखा है, ओके, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है डार्क शेडो से वो है सिलियरी मसल्स। और पीछे एक स्क्रीन होती है उसको हम बोलते हैं रेटिना। और यहाँ पे रेटिना के साथ कनेक्टेड होते ही ऑप्टिकल नर्व्स, बराबर, जो यहाँ से बाहर निकलती है, यहाँ से ही एंटर होती है, बराबर। तो अभी क्या क्या है इसमें देखो, सब चीज़ की हम वर्किंग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है ना वो है कॉर्निया। सबसे पहले जो, मान लो कि दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, बराबर, तो ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी सबसे पहले कहाँ पे आएगी, कॉर्निया में। कॉर्निया से उसका थोड़ा रिफ्रैक्शन होगा, फिर वो लाइट एंटर होगी ये वाले रीजन में। ये वाले रीजन में लाइट एंटर होगी। ये वाला जो रीजन है वो है एक्वियस ह्यूमर। ओके, एक्वियस ह्यूमर थोड़ा पानी जैसा इसमें सब्सटेंस होता है, उससे ज़्यादा थोड़ा रिफ्रैक्शन होगा। ओके, फिर यहाँ पे ये वाले जो हमें पार्ट देखने मिल रहे हैं वो है आइरिस, बराबर। उसको क्या बोलेंगे हम, आइरिस। आइरिस क्या डिसाइड करता है, ह्यूमन आई का कलर डिसाइड करता है। देखो, वाइट पार्ट तो सबकी आइस में होता है, लेकिन किसी की आइस ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्लू होती है। तो वो ब्लू, ब्राउन, ब्लैक कलर वो किसका होता है, आइरिस का होता है। और उसके बीच में एक छोटा सा होल, ब्लैक कलर का एक होल देखने मिलेगा, छोटा सा, एकदम छोटा सा। उसको हम बोलेंगे प्यूपिल। ये प्यूपिल का काम क्या है, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है, कितनी लाइट आपको ये जो आई है उसके अंदर जानी चाहिए, वो कंट्रोल करता है प्यूपिल। अगर यहाँ पे हमने टॉर्च रख दी, लाइट का सोर्स रख दिया, तो ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी तो डैमेज हो जाएगी आई। ओके, तो कम आई डैमेज, ज़्यादा ब्राइटनेस होगी तो लाइट कम जानी चाहिए, तो उसके लिए प्यूपिल की साइज़ कम हो जाएगी। और अगर कम लाइट हुई, अंधेरा हुआ, तो ये प्यूपिल की साइज बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लाइट एंटर होनी चाहिए तो ठीक से ऑब्जेक्ट दिख पाए, बराबर। तो ये प्यूपिल की साइज वेरी करने का काम कौन करता है, ये आइरिस। ओके, ये मस्कुलर मेम्ब्रेन है, ओके, जिससे प्यूपिल की साइज कंट्रोल होती है। फिर उसके बाद आता है लेंस। ये लेंस किससे बना है, तो ये लेंस बना है प्रोटीन और
उसके जैसा एक सॉफ्ट मटेरियल होता है प्रोटीन के, आगे हम देखेंगे, तो उससे ये बना है, बराबर। सॉफ्ट, उसका बीच में जो पार्ट होता है थोड़ा क्या बोलते हो, थोड़ा रिजिड जैसा होता है, लेकिन ऊपर का जो पार्ट है वो सॉफ्ट होता है। और ये आई लेंस की थिकनेस ज़्यादा या कम हम कर सकते हैं यूजिंग दिस पार्ट। इसको कहेंगे हम सीलियरी मसल्स, बराबर। ये सीलियरी मसल्स क्या है, तो ये जो लेंस है आई लेंस, उसकी साइज कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सीलियरी मसल्स। अगर दूर से कोई ऑब्जेक्ट को देखना है, दूर से लाइट आ रही है, तो उसके लिए ये सीलियरी मसल है, उसकी थिकनेस कम होनी चाहिए, सॉरी ये जो आई लेंस है उसकी थिकनेस कम होनी चाहिए, ये सीलियरी मसल से होगी। और अगर नज़दीक है ऑब्जेक्ट और उसको देखना है, तो इसकी साइज़, इसकी जो थिकनेस है लेंस की, वो ज़्यादा होनी चाहिए, सीलियरी मसल से होता है। ओके, फिर यहाँ पे पीछे जो पार्ट है वो है रेटिना, जहाँ पे नर्व सेल्स होगी, नर्व सेल्स होते हैं, ऑप्टिकल नर्व सेल्स, जो लाइट को सेंस करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते हैं ब्रेन्स में ऑप्टिकल नर्व से, और ब्रेन उसको, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको इंटरप्रेट करता है। और यहाँ पे जो इमेज बनी है, ये रेटिना में तो इमेज बनती है वो होती है इन्वर्टेड, लेकिन ब्रेन उसको ठीक से इंटरप्रेट करके इरेक्ट इमेज बनाता है, जिससे हमें कोई भी चीज़ प्रॉपरली दिख पाती है। ओके, तो ये हो गया ह्यूमन आई का वर्किंग। आपको ये डायग्राम ठीक से प्रैक्टिस करना है और ठीक से बनाना है, आपको इसके ऊपर से मार्क मिलते हैं अगर ये ह्यूमन आई का वर्किंग या फिर ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर उसका क्वेश्चन पूछा गया तो। ओके, चलो ये हो गया डायग्राम। अभी जो मैंने समझाया वही है। कॉर्निया का काम क्या है, तो कॉर्निया पहले तो आउटर पार्ट है आई का, बराबर। फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट स्पेरिकल मेम्ब्रेन। एक ट्रांसपेरेंट स्पेरिकल मेम्ब्रेन है, ट्रांसपेरेंट है। ओके, उसको हम कॉर्निया बोलेंगे। लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया, कॉर्निया से अंदर आती है लाइट। स्पेस बिहाइंड द कॉर्निया इज फिल्ड विथ लिक्विड कॉल्ड एक्वियस ह्यूमर। ओके, यहाँ पे जो ये स्पेस है वो एक लिक्विड से भरी होती है, उसको हम बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। चलो ये हो गया कॉर्निया। अभी कॉर्निया के बाद आता है आइरिस। आइरिस का क्या काम, क्या मैंने बताया, प्यूपिल की साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना, और लाइट का, सॉरी आई का जो कलर है वो भी कौन डिसाइड करता है, आइरिस, बराबर। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया द डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्रागम which has small circular opening in middle। ये जो स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग है उसको हम बोलेंगे प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या है, तो देखो प्यूपिल पहले तो ब्लैक दिखता है, क्यों, क्योंकि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आती इसलिए। और दूसरा इसका काम क्या है, तो प्यूपिल कंट्रोल्स amount of light entering in eye। ओके, ये काम प्यूपिल का है। ओके, और प्यूपिल की साइज छोटी बड़ी कौन करता है, आइरिस। फिर है आई लेंस। आई लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस था ये, कॉन्वेक्स लेंस था, मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक प्रोटीन एक्वियस मटेरियल। ओके, कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट होना ही चाहिए। और कैसा, जेली लाइक होता है, जैसे
जैसी जेली होती है उसके जैसा ये लेंस होता है। हमारे जैसा ये जो लेंस है चश्मे का, उसके जैसा लेंस नहीं होगा सॉलिड, ओके, जेली जैसा होगा। और प्रोटीन एक्वियस मटेरियल से बना है, ओके। आई लेंस इज हार्ड एट मिडल, मैंने बताया मिडल में आई लेंस क्या हो गए, तो हार्ड हो गए, और ग्रेजुअली बिकम सॉफ्ट टूवर्ड्स द आउटर एज, बराबर। मिडल में हार्ड हो गए, जैसे जैसे हम आउटर एज पे जाएंगे वैसे वैसे सॉफ्ट होते जाएंगे, ओके। आई लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन बाय सिलियरी मसल। आई लेंस सिलियरी मसल से पोजीशन पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं सिलियरी मसल, उसको पकड़ के रखते हैं आई लेंस को। सिलियरी मसल हेल्प चेंजिंग कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, बराबर। सिलियरी मसल अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सिलियरी मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ये साइज बढ़ेगी, और अगर रिलीज हो जाएंगे मतलब रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर ये इसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, बराबर। फिर रेटिना क्या है? द इनर ब्लैक सरफेस ऑफ आईबॉल इज कॉल्ड रेटिना। इट इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट मेंबर विच इज लाइट सेंसिटिव, बराबर। जो पीछे का पार्ट है उसको हम बोलते हैं रेटिना, लाइट सेंसिटिव होता है। इज इक्विवेलेंट टू स्क्रीन ऑफ कैमरा, कैमरा की स्क्रीन के जैसा होता है। लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स ऑफ रेटिना आर कॉल्ड रॉड्स एंड कॉन्स, बराबर। उसमें जो रेटिना जो है उसमें दो टाइप के सेल होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स, ओके। जिससे जो लाइट आ रही है उसकी ब्राइटनेस कंट्रोल होती है, उसका अमाउंट कंट्रोल होता है, बराबर। Which light falls on this receptor, they send electric signal to brain। जो भी लाइट ये रिसेप्टर्स पे आएगी वो लाइट कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा कहाँ पे, तो ब्रेन में। और ब्रेन क्या करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को इंटरप्रेट करेगा और फिर से उसको उसकी पिक्चर बनाएगा। यहाँ पे रेटिना में जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, लेकिन ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके कैसी पिक्चर बनाएगा, तो इरेक्ट पिक्चर बनाएगा, ओके। फिर ये ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या है, देखो सब नर्व से ना यहाँ से बच्चों एंटर हो रही है ये जगह से, तो रेटिना सिर्फ इतने ही पार्ट में होती है, ओके। ये वाली जगह है ना वहाँ पे रेटिना है नहीं, रॉड्स एंड कॉन्स वहाँ पे होते नहीं है, ओके। तो अगर लाइट यहाँ पे गिरेगी तो उसका कोई इमेज बनेगा नहीं, बराबर। मतलब जो भी पोर्शन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, वो पोर्शन की इमेज यहाँ पे बन रही है तो हमें वो दिखेगी नहीं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, बराबर। चलो तो ये हो गया ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। अभी वर्किंग कैसे होगा, तो जो लाइट दूर से आएगी वो पास होगी कॉर्निया से, फिर जो प्यूपिल है उसके थ्रू गिरेगी किसके ऊपर, तो आई लेंस के ऊपर। फिर आई लेंस उसको ठीक से कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, रेटिना पे। रेटिना पे फिर इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, कैसी, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनेगी। और रेटिना पे लगे होते हैं रिसेप्टर्स जो क्या काम करेंगे, लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑप्टिकल नर्व्स ले जाएगी ब्रेन में, ब्रेन में उसका इंटरप्रिटेशन होगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल की एक पिक्चर बनेगी, और वो पिक्चर कैसी बनेगी, इरेक्ट पिक्चर बनेगी, ताकि हमें पता चल पाए कि सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है। समझ में आया कि नहीं? पूरी प्रोसीजर यहाँ पे लिखी ही है, हम पढ़ेंगे बाद में, पहले फिर से समझाता हूँ। कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ से लाइट आएगी,
सबसे पहले कहाँ पे आएगी? कॉर्निया में, क्योंकि आउटर पार्ट है। ओके, कॉर्निया से प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या है? ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना, बराबर। अगर ब्राइटनेस ज़्यादा है तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, और अगर ब्राइटनेस कम है तो प्यूपिल ज़्यादा हो जाएगा। मतलब लाइट का अमाउंट जो आई में एंटर हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? प्यूपिल का। फिर प्यूपिल के बाद आता है आई लेंस। आई लेंस का काम क्या है? तो जो लाइट सामने से आ रही है उसको ठीक से कन्वर्ज करे और रेटिना पे उसकी पिक्चर बनाए। रेटिना पे जो पिक्चर बनेगी वो कैसी होगी? वो होगी इन्वर्टेड एंड रियल। ओके, और वो पिक्चर को सेंस करेंगे ये जो रेटिना के ऊपर ऑप्टिकल नर्व्स हो गए उस पे जो रिसेप्टर्स हो गए वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? फिर लाइट एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करेंगे, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू जाएंगे ब्रेन में, और ब्रेन में जाके ब्रेन क्या करेगा? तो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल आए हैं उसका इंटरप्रिटेशन करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा इमेज में, जो इमेज क्या होगी? इरेक्ट होगी। ऐसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, बराबर। तो ये पूरी प्रोसीजर है, यहाँ पे लिखिए लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर द आई थ्रू कॉर्निया एंड प्यूपिल। देखो मैंने ये सब क्यों लिखा है? मैं तो बोलता ही जा रहा हूँ, लेकिन ये मैंने आपके लिए लिखा है। ओके, आप ठीक से इसको नोट कर ले ताकि एग्ज़ाम में आप प्रॉपरली लिख सके। इसलिए कभी भी आपको लगे कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है तो वीडियो पॉज करके आपको लिख देना है, बराबर। लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर द आई थ्रू कॉर्निया एंड प्यूपिल। Eye lens converges the light ray to form real inverted and diminished image on retina. Light sensitive cell on retina get activated with incidence of light and generate electric signal. These electric signal are sent to brain by optic nerves, and the brain interprets the electrical signal in such a way that we see an image which is erect and same size, बराबर। देखो अभी यही चीज़ हम देखेंगे एक सिम्युलेशन से। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से लाइट आई, सबसे पहले कहाँ पे आई? तो आइरिस पे, कॉर्निया पे। कॉर्निया से ये आइरिस के थ्रू गई कहाँ पे? तो लेंस पे। अभी देखो ये पार्ट, बराबर। यहाँ पे आपको दिख रहा है जो आउटर पार्ट है वो किसका है? वो होगा कॉर्निया। फिर यहाँ पे थोड़ा वाटर जैसा मटेरियल है उसको हम बोलेंगे एक्वियस ह्यूमर। फिर यहाँ पे ये जो पार्ट ओपनिंग है, ये ओपनिंग वाला पार्ट है प्यूपिल, जहाँ से लाइट एंटर हो रही है। फिर ये लेंस से ये लाइट अभी कन्वर्ज होगी, और कन्वर्ज होके कहाँ पे गिरेगी? रेटिना पे, बराबर। अभी अगर ऑब्जेक्ट दूर गया, ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो ये लेंस की साइज थिक होनी चाहिए। अगर थिक नहीं होगी, थिन होनी चाहिए, पतला हो जाना चाहिए लेंस, उसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जानी चाहिए। अगर सेम रह रही है तो आप देख सकते हैं इमेज यहाँ पे बनेगी, रेटिना पे नहीं बनेगी, यहाँ पे बनेगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमें ठीक से नहीं दिखाई देगा, वो हमें ब्लर दिखाई देगा। इसलिए अभी ये जो इमेज है उसको कहाँ पे? यहाँ पे रेटिना पे लाने के लिए ये जो आई लेंस है उसकी थिकनेस कम होती है और यहाँ पे ठीक से इमेज बन पाती है। अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा तो क्या होगा? ये जो रेस है वो पीछे, रेटिना के पीछे कहीं पे कन्वर्ज होते होंगे, तो भी यहाँ पे ठीक से इमेज नहीं बन रही। इमेज कहाँ पे बननी चाहिए? रेटिना पे, क्योंकि
जो रिसेप्टर्स है वो तो रेटिना पे है, इसलिए देखो ये सब रेस यहाँ पे पीछे जो कन्वर्ज हो रहे वो पीछे कन्वर्ज नहीं होने चाहिए, कहाँ पे होने चाहिए? ओके, तो उसको जल्दी कन्वर्ज करने के लिए, कम डिस्टेंस पे कन्वर्ज करने के लिए ये जो लेंस है उसकी थिकनेस बढ़ जानी चाहिए, फोकल लेंथ कम हो जानी चाहिए, जो सिलियरी मसल से होता है। और अगर देखो सिलियरी मसल से क्या होगा, ये जो थिकनेस है वो बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी तो ये रेस है ऐसे कन्वर्ज होने लगेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये रेस कन्वर्ज हो गए, बराबर, ऐसे यहाँ पे इमेज बन गई। समझ में आया? तो ऐसे वर्किंग होता है आई का। अभी देखो आई में है ना 3 टाइप की डिफेक्ट हमें देखने मिलती है बच्चों, बराबर। कौन कौन सी? तो नियर साइटेडनेस, जिसको हम बोलेंगे मायोपिया, फार साइटेडनेस, जिसको बोलेंगे हम हाइपरमेट्रोपिया, और प्रेस बायोपिया। नियर साइटेडनेस में क्या होगा, तो हमें सिर्फ नज़दीक का ठीक से दिखेगा लेकिन दूर का ठीक से नहीं दिखेगा। ओके, फिर फार साइटेडनेस में क्या होगा, तो दूर के ऑब्जेक्ट ठीक से देखेंगे लेकिन नज़दीक के ठीक से नहीं देख सकते। फिर प्रेस बायोपिया में क्या होगा, तो जब ओल्ड एज हो जाती है तब ये सिलियरी मसल जो है वो वीक हो जाते हैं, जिससे ये लेंस की साइज़ बड़ी या छोटी नहीं कर सकते। तो मान लो कि ये लेंस है ऐसे थिक रह गया तो दूर के जो ऑब्जेक्ट हो गए उसकी इमेज यहाँ पे आगे बन जाएगी, तो दूर के ऑब्जेक्ट ठीक से नहीं देख पाएंगे। और अगर यहाँ पे ये जो लेंस है वो मान लो कि लेंस रह गया है थिन, बराबर, तो नज़दीक के ऑब्जेक्ट हम नहीं देख पाएंगे। ओके, ओल्ड एज में ऐसा प्रॉब्लम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। तो तीनों डिफेक्ट हम देखते हैं और हम उसको करेक्ट कैसे करें वो भी देखने वाले। ये क्वेश्चन आईएमपी है। उसके पहले हम बात करें पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब क्या, तो ये लेंस की साइज वेरी होना, बराबर, प्रॉपरली वेरी होना, कि जिससे ये जो लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से वो ठीक से कहाँ पे कन्वर्ज हो? रेटिना पे, बराबर। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या, तो सिलियरी मसल से ये जो आई लेंस है उसकी साइज प्रॉपरली वेरी होना, कि जिससे जो लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से वो लाइट कहाँ पे कन्वर्ज हो? रेटिना पे। उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, ability of eye lens to focus near and far object clearly on retina by adjusting its focal length is called power of accommodation. Power of accommodation of eye is limited. Power of accommodation eye का limited होता है, मतलब उसकी थिननेस भी लिमिटेड होती है और थिकनेस भी लिमिटेड होती है, बराबर। कितना पतला हो तो एकदम पतला नहीं हो जाएगा लेंस, और कितना थिक हो तो बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो जाएगा, कुछ लिमिट होती है, बराबर। इससे पावर ऑफ एकोमोडेशन की भी क्या होती है? लिमिट होती है। इट इम्प्लाइज दैट फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बियॉन्ड सर्टेन मिनिमम लिमिट। ओके, आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, जो हमने आगे बात की। इट्स कर्वेचर कैन बी चेंज टू सम एक्सटेंट बाय सिलियरी मसल। जो आई लेंस है उसका कर्वेचर कौन चेंज कर सकता है? सिलियरी मसल। द चेंज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन चेंज इन इट्स फोकल लेंथ। अगर लेंस थिक हो गया तो फोकल लेंथ कम हो गई, थिन हो गया तो फोकल लेंथ बढ़ गई, बराबर। तो ऐसे सिलियरी मसल से
हम आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। व्हेन द मसल आर रिलैक्स्ड the lens becomes thin and its focal length increases. When muscle contract, lens become thick and focal length decreases. ये मैंने आपको आगे बताया। अगर जो सिलियरी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो जो साइज है लेंस की वो थिकनेस बढ़ जाएगी। थिकनेस बढ़ेगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी। और अगर रिलैक्स हो गए, ओके, तो आई लेंस है वो ऐसे थिन हो जाएगा और उससे फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। बराबर। फिर दो पॉइंट आते हैं, एक तो नियर पॉइंट, एक फार पॉइंट। नियर पॉइंट मतलब क्या? तो सबसे नज़दीक का जो ऑब्जेक्ट हमें ठीक से दिखाई दे विदाउट स्ट्रेनिंग इन आवर आइज। बराबर, हमारी आई पे स्ट्रेन डाले बगैर कोई ऑब्जेक्ट हम ठीक से देख पाए, तो वो जो डिस्टेंस होता है मिनिमम डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। और नॉर्मल आई के लिए जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, वो आई के लिए नॉर्मल नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। बराबर, समझ में आया? नियर पॉइंट क्या है? मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई से मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन शार्पली विदाउट स्ट्रेनिंग आवर आइज। हमारी आई पे कोई स्ट्रेन नहीं आना चाहिए और ऑब्जेक्ट क्लियर देखना चाहिए और ऐसा डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट। और नॉर्मल आई के लिए क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। ओके, मिनिमम डिस्टेंस एट विच I can see object clearly is called near point or least distance of distinct vision. फिर far point मतलब क्या? तो दूर का ऑब्जेक्ट, maximum distance of an object which can be seen by our eye properly is called far point. Okay? और far point normal eyes के लिए क्या होता है? Infinite। बराबर। अगर हमारी आई में कोई डिफेक्ट नहीं है तो हम फार कोई भी चीज़ देख सकते हैं। यहाँ से हम स्टार भी देखते हैं ना। बराबर। अगर हमें हमारी आई में कोई डिफेक्ट नहीं है तो हम अपनी नेकेड आई से स्टार्स को देख पाते हैं। हाँ, वो स्टार में है क्या और सब नहीं देख पाते क्योंकि वो दूर है। स्टार की साइज बहुत छोटी दिखती है। हाँ, आप ऐसा मत तो सर आप कहते नेकेड आई से हम स्टार देख पाते, तो टेलीस्कोप का काम ही क्या? स्टार हम देख पाते हैं लेकिन उसकी साइज़ बहुत छोटी होती है क्योंकि वो दूर है। बराबर। तो उसको बड़ा करके देखना है, उसके अंदर क्या है और सब देखना है, तो उसके लिए टेलीस्कोप यूज़ होता है। बराबर। चलो अभी क्या है? हाँ, ये तो हो गया। अभी डिफेक्ट। तो मायोपिया में क्या होगा? जो लाइट आएगी वो पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो लेंस है वो थिक हो सकता है, या तो ये जो आई बॉल है उसकी लेंथ बढ़ जाए। दो रीज़न है मायोपिया के। मायोपिया या नियर साइटेडनेस, जिसमें सिर्फ नियर का ठीक से दिखेगा, दूर का ठीक से नहीं दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? तो उसके दो रीज़न है। या तो ये लेंस थिक रह जाए, बराबर, सिलियरी मसल से ये लेंस थिन ना हो, ठीक से रिलैक्स ना हो सिलियरी मसल, तो उसकी वजह से ये जो लेंस है वो थिक रह जाए, तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाएगी और जो लाइट दूर से आ रही है वो नज़दीक में ही कहीं पे कन्वर्ज हो जाएगी, रेटिना पे कन्वर्ज नहीं होगी। बराबर। तो अभी इसको करेक्ट कैसे करें? तो अगर ये कन्वर्जिंग पावर आपको कम करना है, आपको पता है दो टाइप के लेंस आते हैं, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब क्या? तो कॉन्वेक्स लेंस। ओके। और डाइवर्जिंग लेंस मतलब क्या? कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे जो लेंस है वो कौन सा है? ये हमारे जो आई का लेंस है वो तो कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है।
और उसका कन्वर्जेंस भी ज़्यादा है। देखो जल्दी जल्दी लाइट यहाँ पे नज़दीक में ही कन्वर्ज हो गई है, तो अभी हमें थोड़ी लाइट को डाइवर्ज कर देनी चाहिए। अगर हम यहाँ से लाइट को डाइवर्ज कर देंगे तो ये लेंस जो लाइट कन्वर्ज करेगा वो कन्वर्जेंस कहाँ पे होगा, दूर होगा। समझ में आया? इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, डाइवर्जिंग लेंस रख देंगे, जिससे ये जो लाइट है वो थोड़ी डाइवर्ज हो जाए। देखो ये लाइट यहाँ से ऐसे आ रही थी लेकिन थोड़ी डाइवर्ज हो गई, लाइट ऐसे आ रही थी लेकिन थोड़ी डाइवर्ज हो गई, बराबर। ये काम किसका है, डाइवर्जिंग लेंस का है। फिर ये डाइवर्ज्ड लाइट है वो लेंस से पास होगी, आई लेंस से, और रेटिना पे ठीक से इमेज बनाएगी, बराबर। तो मायोपिया आपको समझ में आ गया। मायोपिया इज डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बिकॉज इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ। देखो ये याद रखना है, मायोपिया में इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के आगे बनती है। क्यों? तो उसका रीज़न है इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ लेंस, लेंस का कर्वेचर बढ़ जाए, पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न, चलो लेंस तो ठीक है लेकिन ये आई बॉल का जो पीछे का पार्ट है थोड़ा ऐसे एलोंगेट हो जाए, बराबर। पीछे का पार्ट है, ये आई बॉल है, वो ऐसे पिचक जाए, मतलब ये पीछे का पार्ट थोड़ा, जो रेटिना वाला पार्ट है वो पीछे चला जाए। तो आई लेंस तो अपना काम ठीक कर रहा है लेकिन रेटिना ही पीछे चली गई है, इसीलिए रेटिना के फ्रंट में इमेज बनी, तो ठीक से हमें नहीं दिख पाएगा। तो ये हो गया मायोपिया। मायोपिया किसको होता है? तो जनरली सब में एज में देखने मिलता है, लेकिन अभी जो चिल्ड्रन है उसमें ज़्यादा देखने मिलता है। उसका रीज़न है क्योंकि अभी देखो आप देखेंगे जो पहले के लोग हैं, पहले के मतलब जो ओल्ड एज्ड है, उसको मायोपिक प्रॉब्लम बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स थे जिससे आई को नुकसान नहीं होता था। अभी मेन फैक्टर तो क्या है, ये मोबाइल और कंप्यूटर, उससे ही सब बच्चे खेलते रहते हैं, ओके। इसलिए मायोपिक प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इसलिए बच्चों में सबसे ज़्यादा मायोपिया अभी देखने मिल रहा है, बराबर। अभी इसके बाद है दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या, नियर का ऑब्जेक्ट ठीक से ना दिखाई दे, नियर का ऑब्जेक्ट का जो उसके रेस है वो कन्वर्ज होने चाहिए कहाँ पे, रेटिना पे, लेकिन कन्वर्ज हो गए कहाँ पे, रेटिना के पीछे, ओके। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर कम है। क्यों? क्योंकि उसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो ये जो लेंस है वो थिन हो गया, या तो ये जो रेटिना है वो आगे आ गई, बराबर। जो आई बॉल है उसकी साइज़ कम हो गई। तो अभी करें क्या, इसको हमें यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर चाहिए, ओके। कन्वर्जिंग पावर कम हो गया है, या तो रेटिना है वो नज़दीक आ गई है, इसलिए हमें ये जो रेस है उसको जल्दी नज़दीक कन्वर्ज करने पड़ेगी, इसलिए कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा चाहिए, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे। ये रहा कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो कन्वर्जेंस है वो ज़्यादा होगा, बराबर। तो ठीक से इमेज बन जाएगी रेटिना पे, ओके। हाइपरमेट्रोपिया इज डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। उसका रीज़न है कि इमेज है वो रेटिना के पीछे बन जाती है। क्यों? क्योंकि डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस का कर्वेचर कम हो जाएगा, या तो दूसरा है डिक्रीज इन लेंथ ऑफ आई बॉल, बराबर। आई बॉल की लेंथ कम हो जाए, इसका करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कन्वर्जिंग लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, बराबर। चलो अभी प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया किस में होता है, तो ओल्ड एज में होता है। क्यों? क्योंकि हमारा
ये जो सिलियरी मसल है वो देखो, ओल्ड एज है तो सब मसल वीक पड़ते ही है, आपको पता है। अभी जितने हम एनर्जी से चलते हैं उतनी एनर्जी से ओल्ड पर्सन नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि उसके मसल हमारे जितने स्ट्रांग नहीं है। जितना लोड हम उठा सकते हैं उतना लोड वो ओल्ड एज पर्सन नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि उसके मसल स्ट्रांग नहीं है हमारे जितने। समझ में आया? जितना काम अभी हम कर सकते हैं उतना ओल्ड एज में नहीं होता। क्यों? क्योंकि मसल वीक हो गए हैं। तो यहाँ पे आई में भी जो आई लेंस है उसकी साइज, उसकी थिकनेस बढ़ानी या कम करनी, उसका काम कौन कर रहा है? सिलियरी मसल। अगर वीक हो गए तो आई लेंस ठीक से क्या थिक नहीं हो सकता या तो थिन नहीं हो सकता। बराबर? तो ये जो खामी है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेस बायोपिया। कभी कभी क्या होगा कि आई लेंस है ना थिक रह जाएगा। थिक रह जाएगा तो नज़दीक का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। ओके? और कभी कभी क्या होगा तो जो सिलियरी मसल है वो रिलैक्स ही रहेगा और आई लेंस थिन ही रहेगा, फोकल लेंथ ज़्यादा रहेगी, मतलब दूर का दिखेगा नज़दीक का नहीं दिखेगा। बराबर? तो अगर कोई पर्सन है उसको प्रेस बायोपिया की वजह से सिर्फ नज़दीक का ही नहीं, दूर का दिख रहा है लेकिन नज़दीक का ठीक से नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए जो करेक्शन है हमने आगे देखा कि नज़दीक की चीज़ अगर देखनी है तो कैसा लेंस चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। अगर किसी को दूर का नहीं दिख रहा तो उसको कॉनकेव चाहिए। और कोई कोई पर्सन में ऐसा प्रॉब्लम होता है उसको नज़दीक का और दूर का दोनों नहीं दिखते ठीक से, तो उसके लिए बाईफोकल लेंथ वाले ग्लास होने चाहिए जिसमें नीचे का जो पार्ट है ना, वो ये नीचे का पार्ट आएगा चश्मे में, वो कभी कभी आपने देखा भी होगा। कोई कोई टीचर या मोस्टली टीचर में ऐसे देखने मिलते हैं जो ओल्ड एज टीचर्स होते हैं, नीचे के जो लेंस होते हैं ना वो थिक होते हैं, मतलब वो कॉन्वेक्स होते हैं, और ऊपर के जो लेंस होते हैं वो कॉनकेव होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको प्रेस बायोपिया है और उसको दोनों प्रॉब्लम है। उसको नज़दीक का भी ठीक से नहीं दिख रहा और दूर का भी। तो नज़दीक का देखने के लिए नीचे के लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस है, और दूर का देखने के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे जो दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। बराबर? तो प्रेस बायोपिया क्या है? प्रेस बायोपिया इज डिफेक्ट ऑफ विजन इन ओल्ड पीपल in which they are not able to see nearly object clearly due to increase in the distance of near point. नियर पॉइंट का डिस्टेंस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि नियर पॉइंट के डिस्टेंस बढ़ने की वजह है कि जो लेंस की थिकनेस है वो प्रॉपरली बढ़ नहीं रही है, ज़्यादा थिक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिलियरी मसल वीक हो गए, इसलिए नियर पॉइंट होना चाहिए था 25 सेंटीमीटर पे, लेकिन दूर चला गया है, इसलिए वो ओल्ड एज पर्सन नज़दीक की चीज़ ठीक से नहीं देख पाते। दिस इज ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल एंड डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सूटेबल कॉन्वेक्स लेंस। ओके? जो मैंने आपको समझाया, सिलियरी मसल वीक हो गए इसलिए जो लाइट है वो कन्वर्ट जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे नहीं हो रही है, और इसको करेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? सूटेबल कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू सीन बोथ नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट नहीं दिख सकते, कोई कोई टाइम ऐसा होता है, तो उसके लिए इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाईफोकल लेंसेज consisting of both concave and convex lenses. The upper part is concave for correction of distant vision and lower part is of convex for correction of near vision. बराबर? तो देखो ये प्रेस बायोपिया अगर आपको पूछे तो ये सब लिखना है इसमें। समझ में आ गया कि नहीं? ओके, चलो नेक्स्ट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। बच्चों आपने ग्लास का प्रिज्म देखा होगा लैब में, अगर नहीं देखा तो उसमें क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो
जो आई लेंस है, सॉरी आई लेंस कहाँ, अभी तो ग्लास प्रिज्म, ये ग्लास प्रिज्म है तो ऐसा कुछ हमें देखने मिलेगा। ये हो गया ग्लास प्रिज्म, बराबर। और यहाँ पे जो लाइट आएगी इंसिडेंट लाइट, चलो ये हो गई इंसिडेंट लाइट, बराबर। तो ये इंसिडेंट लाइट वैसे तो कौन सी डायरेक्शन में जानी चाहिए, ये डायरेक्शन में जानी चाहिए, बराबर। ये डायरेक्शन में जानी चाहिए, ये इंसिडेंट लाइट है ये डायरेक्शन में, लेकिन बीच में प्रिज्म है और प्रिज्म आपको पता है ग्लास का प्रिज्म होगा। यहाँ पे एयर से ग्लास मीडियम में लाइट जा रही है, तो अगर मीडियम चेंज होता है तो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, बराबर। तो अभी यहाँ पे होगा क्या, चलो पहले मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बनाता हूँ। अभी आपको बच्चों पता होगा कि अगर लाइट रेरर से ऑप्टिकली रेरर डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, बराबर। जानी चाहिए ये डायरेक्शन में, लेकिन थोड़ी बेंड हो जाएगी, बेंड होके ये डायरेक्शन में जाएगी। देखो कौन सी डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, ये डायरेक्शन में, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पे लाइट रेरेड से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पे ये जो लाइट है वो थोड़ी बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल के तरफ बेंड हो गई है, बराबर। फिर यहाँ आप देख सकते हैं अभी डेंसर से रेरर में जा रही है, यहाँ पे कौन सा पार्ट है, ये रेरर पार्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे नॉर्मल बनाऊँ तो लाइट अभी नॉर्मल से दूर जाएगी, जानी चाहिए थी ये डायरेक्शन में, लेकिन नॉर्मल से दूर जाएगी, बराबर। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये जो रे बाहर निकला ये हो गया इमर्जेंट रे, बराबर। अंदर जो है वो है रिफ्रैक्टेड रे, बराबर। और देखो एक्चुअल डायरेक्शन ये है और जो फाइनल डायरेक्शन है वो ये है। तो अगर एक काम करें हम, है ना, ये वाला रेस, ये वाला जो रे है उसको पीछे ऐसे एलोंगेट कर दे, बराबर। इमर्जेंट रे को ऐसे पीछे एलोंगेट करो तो यहाँ पे जो एंगल देखने मिल रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, बराबर। लाइट जा रही थी ये डायरेक्शन में, लेकिन रिफ्रैक्शन, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, उसकी वजह से लाइट ये डायरेक्शन से बाहर निकली। तो ये जो है जितना एंगल ये दिख रहा है वो हो गया डेविएशन, इतना लाइट का डेविएशन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, बराबर। तो आपको अगर ये थियरी पूछे एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे और जो भी यहाँ पे हुआ है वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करेंगे, तो इंसिडेंट लाइट गई पहली सरफेस पे, वो रिफ्रैक्ट होगी और नॉर्मल के तरफ आएगी, क्यों, क्योंकि लाइट रेडर से डेंसर में जा रही है। उसके बाद क्या होगा, तो अभी लाइट फिर से डेंसर से रेडर में जा रही है, तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, इसलिए लाइट ये डायरेक्शन में जाएगी और
ये इमर्जेंट रे हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। बस इतनी चीज़ आपको लिखनी है बस। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू ग्लास प्रिज्म इट गेट्स बेंड ट्वाइस, दो बार बेंड हो रहे, क्यों? क्योंकि दो सरफेस है इसलिए। एट द एयर ग्लास इंटरफेस एंड ग्लास एयर इंटरफेस the emergent ray is deviated by an angle to the incident ray. This angle is called angle of deviation. बराबर। नेक्स्ट अभी है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन का मतलब क्या? अलग अलग होना। डिस्पर्जन मतलब क्या? अलग अलग होना। अगर कोई ग्रुप जा रहा है, कोई ग्रुप है कहीं पे घूमने गया और सब अलग अलग जगह पे घूमने चले जाए, ओके, मानो कि कोई ग्रुप, आपका क्लास का ग्रुप मॉल में गया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सब एक ही स्टोर के अंदर चले जाएंगे। क्या होगा? कोई बच्चे जाएंगे एप्पल स्टोर में, कोई बच्चे जाएंगे क्लॉथ के स्टोर में, कोई बच्चे जाएंगे गेम जोन में, कोई बच्चे जाएंगे जहाँ पे कैंटीन एरिया है वहाँ पे, बराबर। तो सब अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन। क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन। तो लाइट का भी डिस्पर्जन होता है। क्यों? क्योंकि जब भी ये जो वाइट लाइट प्रिज्म के ऊपर गिरेगी तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो लाइट, ये जो वाइट कलर की लाइट है ना, वो एक्चुअल में वाइट नहीं है, वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। क्या? 7 कलर का कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वाइट लाइट बनती है। कौन कौन से कलर? तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब कलर का कॉम्बिनेशन क्या देता है? वाइट लाइट। तो जो सन से लाइट आ रही है वो कौन सी है? उसमें सब कलर प्रेजेंट होते हैं, वो वाइट लाइट है। क्या है? वाइट लाइट, जिसमें सब कलर प्रेजेंट है। ओके, लेकिन ये सब कलर की एक खासियत है, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। क्या? सब कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, और अगर वेवलेंथ अलग अलग होगी तो सब कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगी। समझ में आया? जो वाइट लाइट आई उसमें कितने कलर? 7 कलर, और सातों की वेवलेंथ अलग अलग, और वेवलेंथ अलग अलग होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगी। ओके, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो रिफ्रैक्शन भी अलग अलग होगा, अलग अलग एंगल पे होगा, बराबर के नहीं? स्नेल का लो, स्नेल का लो क्या है? N1 sin I इक्वल्स टू N2 sin R, बराबर। तो अगर कोई अलग कलर की लाइन आई, अलग कलर की लाइट आई, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, बराबर। इसलिए उसका जो रिफ्रैक्शन है वो भी क्या होगा? अलग होगा। समझ में आया कि नहीं? ओके, एयर में सबकी वेवलेंथ, सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगी, लेकिन जब मीडियम में आएगा तो सबकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सबकी स्पीड चेंज हो जाती है, बराबर। तो अगर ये वेवलेंथ चेंज हुई, उससे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुई, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा। इसलिए सब कलर अलग अलग बैंड हो गए, एक डायरेक्शन में बैंड नहीं हो गए, बराबर। और इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलेंगे हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। समझ में आया? वाइट लाइट जिसमें 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, और ये 7 कलर की वेवलेंथ ग्लास में, 7 कलर की वेवलेंथ अलग अलग है, इसलिए ग्लास में सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग हो जाएगी, और उसकी वजह से सबका रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा, इसलिए सब अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे डिस्पर्स हो जाएंगे। तो हमें ऐसा स्पेक्ट्रम देखने मिलेगा,
ओके, और इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। और आपको शॉर्ट में याद रखना है वीबग्योर। क्या याद रखना है? वीबग्योर, बराबर, वीबग्योर। वी मतलब वायलेट, ये कलर जो आएगा वो होगा वायलेट, बराबर। फिर आई मतलब इंडिगो, दूसरी जो लाइन आई वो है इंडिगो। बी मतलब ब्लू, थर्ड लाइन है वो ब्लू कलर की। फिर जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ऑरेंज और रेड। ऐसे 7 कलर हमें देखने मिलेंगे, बराबर। यहाँ पे 8 लाइट आपको दिख रही है, ऐसा नहीं है, देखो वाइट लाइट आई, सब अलग, सब कलर अलग अलग हो गए क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, सबका रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा। जो बाहर निकलेगी वो लाइट भी ऐसे अलग अलग कलर में बाहर निकलेगी। इसको हम बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, बराबर। When beam of white light is passed through glass prism, it is split up into band of color called spectrum. This is called dispersion of white light. The spectrum of white light has colors violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. बराबर, Vibgyor. The red light bends the least. रेड लाइट है ना बच्चों, सबसे कम बैंड होगी। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। ओके, ये आपको याद रखना है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसलिए कम बैंड होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा बैंड होगी, बराबर। तो रेड कलर सबसे कम बैंड होगा, वायलेट कलर सबसे ज़्यादा बैंड होगा, बराबर। चलो, ये हो गया डिस्पर्शन ऑफ लाइट। फिर ये दूसरा है, अगर दो ऐसे इन्वर्टेड प्रिज्म हमने रख दिए तो क्या होगा? वाइट लाइट यहाँ से पास करेंगे तो यहाँ पे पहले तो ये सब कलर अलग अलग हो जाएंगे, डिस्पर्जन होगा। फिर ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है दूसरे इन्वर्टेड उल्टे प्रिज्म के ऊपर पड़े तो फिर क्या होगा? तो वापस ये सब जो लाइट है वो कंबाइन हो जाएगी, दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा और सब कंबाइन होके यहाँ पे वाइट लाइट हमें मिलेगी। लेकिन कंडीशन क्या है? ये दोनों प्रिज्म सेम मटेरियल के होने चाहिए, सेम साइज के होने चाहिए, बराबर। ये उसकी कंडीशन है। When beam of white light is passed through a glass prism, it splits into its component color. When these colors are allowed to fall on inverted glass prism, it recombines to produce white light, बराबर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ओके, स्पेक्ट्रम को कोई प्रिज्म पे डाले तो वो प्रिज्म वो स्पेक्ट्रम को वापस कंबाइन कर देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, बराबर। इसकी डिस्कवरी न्यूटन ने की थी। चलो, अभी रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो कैसे उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो देखो, रेनबो है ना, सब जगह नहीं देखने मिलता है। रेनबो कैसी जगह पे देखने मिलता है? जहाँ पे वेटनेस ज़्यादा हो, जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर हो, वहाँ पे हमें रेनबो देखने मिलता है। और मोस्टली देखो विंटर के सीज़न में हमें ज़्यादा देखने मिलेगा, या तो जो जगह पे वाटरफॉल या ऐसा कुछ है वहाँ पे हमें ये देखने मिलेगा रेनबो। तो वाटर की प्रेजेंस ज़रूरी है रेनबो फॉर्मेशन के लिए, बराबर। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर पार्टिकल है ना, वाटर ड्रॉपलेट, वो एज अ प्रिज्म वर्क करता है। क्या? प्रिज्म के जैसे ही वर्क करता है। अगर वाइट लाइट आई तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे रिफ्रैक्शन की वजह से सब कलर अलग अलग हो जाएंगे। वाइट लाइट के 7 कलर्स अलग अलग हो जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर यहाँ पे ये जो सरफेस है, वैसे तो ट्रांसपेरेंट सरफेस है,
लेकिन यहाँ पे देखो, कोई भी लाइट, कोई भी वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है ना, तो 3 चीज़ पॉसिबल है। क्या? कितनी? 3 चीज़ पॉसिबल है। एक तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाए, यहाँ पे ऐसे कोलाइड होके वापस चला जाए, रिफ्लेक्शन। फिर दूसरा उसका रिफ्रैक्शन हो जाए, या तो ट्रांसमिशन हो जाए, आर पार निकल जाए, या तो उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए, यहाँ पे जो लाइट गिर रही है वो सब एब्जॉर्ब हो जाए, ना तो बाहर निकले, ना तो ऐसे ट्रांसमिट हो, या ना तो रिफ्लेक्ट हो। बराबर, ऐसा पॉसिबल है। अभी जो लाइट यहाँ पे गिर रही है उसमें से थोड़ा अमाउंट है लाइट का, वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट हो गया। कभी कभी थोड़ा अमाउंट भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, कभी कभी सब अमाउंट भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। अगर सब अमाउंट रिफ्लेक्ट होगा तो हमें जो रेनबो मिलेगा वो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, और सब अगर अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और अगर थोड़ा ही अमाउंट बाहर निकलता है तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल इंटरनल रिफ्रैक्शन। और मोस्टली पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है, टोटल नहीं होता। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं होती रेनबो की, कम ब्राइटनेस होती है। उसका रीज़न क्या है कि क्योंकि थोड़ी ही लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होती है। अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई तो वापस क्या होगा? वापस यहाँ से रिफ्रैक्शन होने वाला है। ओके, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हम देखते हैं। ओके, इसलिए हमें यहाँ पे ऊपर जो कलर दिखेगा वो कौन सा होगा? वो होगा रेड कलर, और नीचे जो कलर दिखेगा वो वायलेट कलर होगा। बराबर, देखो यहाँ पे वाइट लाइट आई, 7 कलर बने, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, वापस रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें ये 7 कलर दिखेंगे। बराबर, ऐसा रेनबो फॉर्मेशन में होता है। तो आपको याद रखना है रेनबो के लिए इसमें कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है? तो 2 बार। और रिफ्लेक्शन कितनी बार होता है? 1 बार। बराबर, और ये रिफ्लेक्शन कौन सा है? इंटरनल रिफ्लेक्शन है, मतलब अंदर से हो रहा है। ओके, ये याद रखना है। 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन। बराबर। Rainbow is a natural spectrum appearing in sky after rain shower. It is caused by dispersion of sunlight by water droplets present in atmosphere. The water droplets act like a small prism. They refract and disperse the sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of raindrops. Due to the dispersion of sunlight and internal reflection by the water droplet, we see the rainbow of rainbow colors. बराबर, ये हो गई रेनबो। जो भी मैंने यहाँ पे कहा, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है वही यहाँ पे लिखा है। बराबर, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, हो गया रेनबो। अभी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब क्या बच्चों? देखो, एटमॉस्फेयर है ना, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाती है। आपको पता होना चाहिए, जो भारी गैस है वो रहते नीचे, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो गैस है वो कैसे हो गए? हल्के गैस हो गए। बराबर, जो डेंसर गैस है वो नीचे, और जिसकी डेंसिटी कम है वो गैस ऊपर जाते रहते हैं। तो होगा क्या? जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो मीडियम है उसकी थिकनेस कम होती जा रही है, उसकी डेंसिटी कम होती जा रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा? तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता जाएगा। मतलब ऊपर जो पार्ट है वो ऑप्टिकली डेंसर है, नीचे जो पार्ट है वो ऑप्टिकली रेडर है। तो ऐसे ऊपर से जो लाइट आ रही है उसके लिए क्या होगा? तो वो लाइट
ऑप्टिकली रेयर से कंटिन्यूअसली डेंसर में जा रही है, डेंसर में जा रही है, डेंसर में जा रही है। समझ में आया? देखो, ऑप्टिकली थिन, ऑप्टिकली डेंस, यहाँ से जो लाइट आएगी जैसे जैसे नीचे आई वैसे वैसे मीडियम जो है वो डेंसर होता जा रहा है। तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डेंसर हो रहा है। कब? जब लाइट एटमॉस्फेयर के बाहर से आती है तब, ऊपर से आती है तब, ओके। और अगर लाइट नीचे से, ये ग्राउंड से जाती है तो ऑप्टिकली डेंसर से कंटिन्यूअसली ऑप्टिकली थिनर रीजन में, ऑप्टिकली रेयर रीजन में जाती रहती है। तो इससे होगा क्या? बहुत सारे इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं। ये जो इफेक्ट है जिसमें ये उसका रीज़न क्या है? तो डेंसिटी ऐसे चेंज होती रहती है, उसको उसकी वजह से जो इफेक्ट देखने मिलते हैं उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बराबर? एटमॉस्फेयर हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे ग्रेजुअली डेंसिटी कम होती जाएगी, ग्रेजुअली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा। तो उससे लाइट कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्ट होती होती अर्थ पे आएगी। उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बराबर? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू ग्रेजुअल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ग्रेजुअल चेंज हो रहा है ऊपर से नीचे आने के टाइम तक। The refractive index of atmosphere gradually increases towards the surface of Earth because the hot air above is less dense than cool air below. नीचे जो हवा है वो ठंडी होती है, ऊपर जो हवा है वो गर्म होती है। बराबर? उसकी वजह से ऊपर की डेंसिटी कम होगी, नीचे ज़्यादा होगी। सो लाइट ग्रेजुअली बेंड्स। जो लाइट है मान लो कि यहाँ पे आ रही है, ग्रेजुअली बेंड होती 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 ऑब्जर्वर तक पहुँचती है। ग्रेजुअली बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, सो द रियल पोजीशन। देखो, ये जो मान लो कि ये हमारा सन है, सन हॉरिजॉन से थोड़ा नीचे है। यहाँ से ऐसे लाइट आई, जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर होगी वो रेयर से डेंसर में जा रही है, इसलिए टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती 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 यहाँ पे ऑब्जर्वर की आई में पहुँच रही है। और ऑब्जर्वर क्या देखेगा? तो अगर इसको हम ऐसे एलोंगेट करें तो ऑब्जर्वर को दिखेगा कि सन कहाँ पे है, यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे है, लेकिन एपरेंट पोजीशन क्या दिखेगी? ऊपर। बराबर? तो ये सब जो हमें देखने मिल रहा है वो किसकी वजह से देखने मिल रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। बराबर? अभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से कौन कौन सी इफेक्ट हमें देखने मिलती है? तो एक हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। फिर दूसरा होता है ये अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। बराबर? दो इफेक्ट। फिर तो तीसरी इफेक्ट, अगर आप कोई चीज़ जल रही है, कहीं से ऐसे धुआं निकल रहा है और वो धुएं के आर पार देखेंगे तो धुएं के उस पार जो चीज़ है वो थोड़ी हिलती रहती है। बराबर? ऐसा हमें दिखता है। तो वो भी क्या है? वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। बराबर? चलो सबसे पहले देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में क्या होगा? तो देखो, स्टार की एक्चुअल पोजीशन क्या है? ये। लेकिन जैसे ये रे नीचे आता जाएगा ऑप्टिकली रेयर से डेंसर में कंटिन्यूअसली आ रहा है, इसलिए कंटिन्यूअसली इसका रिफ्रैक्शन होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल और ऐसे ऑब्जर्वर की आई में आएगा।
फिर ये जो रे है अगर इसको मैं ऐसे प्रोड्यूस करूँ पीछे, तो यहाँ पे कहीं पे सन दिखेगा। मतलब सन की ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे है, और एपरेंट पोजीशन कहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी, बराबर। और अगर कभी कभी क्या होगा कि बीच में जो मीडियम है ऑलवेज तो सेम नहीं रहने वाला है, कभी कभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एपरेंट वो चेंज हो जाएगी, बराबर। कोई अलग गैस आ गया, बीच में गैस जो है उसकी डेंसिटी बढ़ी कम हुई, ऐसा कुछ हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी कम होगी, ऐसा कुछ होगा। तो ये जो एपरेंट पोजीशन है वो कभी कभी हमें थोड़ी थोड़ी चेंज दिखती है, अलग अलग जगह पे दिखती है। तो ये जो इफेक्ट देखने मिल रही है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, बराबर। स्टार आर डिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट। द पाथ ऑफ रे of light coming from star does on varying due to atmospheric refraction। atmospheric refraction की वजह से ये जो रे का पाथ है वो वेरी होता रहता है। Thus apparent position of star fluctuates, और उससे ये जो apparent position है वो fluctuate होती रहती है, बराबर। And the amount of starlight entering the eye flickers, बराबर, ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती रहती है, फ्लिकर होती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। समझ में आया? ओके। फिर एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, क्यों होगा ऐसा? तो देखो रियल पोजीशन सन की यहाँ पे है, लेकिन जैसे जैसे लाइट यहाँ पे एटमॉस्फेयर में एंटर होगी ऑलवेज टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती होती यहाँ पे पहुँचेगी, और ऑब्जर्वर अगर देखेगा तो उसको दिखेगा कि सन कहाँ पे, यहाँ पे है। एपरेंट पोजीशन उसको हॉरिजॉन के ऊपर दिखेगी। तो एक्चुअल में सन हॉरिजॉन पे आया नहीं है, उससे नीचे है, लेकिन तो भी सन हॉरिजॉन से ऊपर दिख रहा है, बराबर। तो इसको हम बोलते हैं एडवांस सनराइज। और डिलेड सनसेट मतलब क्या? तो देखो अगर सन हॉरिजॉन से नीचे चला गया तो उसको हम बोलते हैं सनसेट। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि सन यहाँ पे नीचे चला गया होगा ना तो भी हमें दिखता होगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिलेड सनसेट। सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर सनराइज एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर सनराइज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, ये याद रखना है। कितना अर्ली सनराइज हो जाता है, 2, और कितनी मिनट डिलेड सनसेट होता है, 2 minutes, बराबर। तो एपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बराबर। चलो नेक्स्ट, अभी लास्ट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मतलब क्या? कभी कभी हम लाइट है ना कोई कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करेंगे ना, देखो यहाँ पे 3 टाइप के सॉल्यूशन है। ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है, बराबर, और ये भी थोड़ा कोलोइडल। तो कोलोइडल सॉल्यूशन में से अगर लाइट पास होगी ना तो वो लाइट का पाथ हमें दिखता है। देखो ये लाइट का पाथ हमें दिख रहा है, लाइट का पाथ हमें दिख रहा है। ये कोलोइडल नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है, बराबर। देखो यहाँ पे लाइट का पाथ दिख रहा है, ये लाइट का सोर्स है, यहाँ पे लाइट का पाथ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये कोलोइडल सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे लाइट का पाथ दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बराबर। लाइट का पाथ यहाँ पे अंधेरे एक रूम में ऐसे अगर सनलाइट गिर रही होगी तो हमें दिख रहा होगा, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में उड़ रहे, ऐसा हमें कुछ दिख रहा होगा, बराबर। तो ये सब जो इफेक्ट है जिसमें लाइट का पाथ हमें देखने मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। समझ में आया? और ये टिंडल इफेक्ट क्यों होती है? तो कोलोइडल पार्टिकल है उसकी थोड़ी साइज होगी, बराबर। अगर लाइट उस पे आई वो छोटे पार्टिकल के ऊपर तो वो छोटा पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देगा। क्या करेगा? स्कैटर। स्कैटरिंग का मतलब क्या? फैल जाना, बराबर। लाइट एक जगह पे इंसिडेंट हो छोटी सी जगह पे तो उसका रिफ्लेक्शन बहुत सारी जगह
बहुत सारी डायरेक्शन में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। तो लाइट अगर छोटे पार्टिकल पे गिरेगी उससे स्कैटर होगा, और स्कैटरिंग की वजह से लाइट हमें वो पार्टिकल हमें अलग अलग डायरेक्शन में लाइट फेंक रहा है ऐसा दिखेगा, इसलिए लाइट का पाथ हमें देखने मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट देखने में, बराबर। When beam of light passes through colloidal solution, the path of light become visible due to scattering of light by the colloid particle. This is known as Tyndall effect. The Earth's atmosphere contain air molecule, water droplet, dust, smoke, etc. बराबर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये सब है। When sunlight passes through atmosphere, the path of light becomes visible due to scattering of light by this particle. The color of scattering light depends upon the size of scattering particle. Very fine particles scatter blue light and large particles scatter different colors of light. देखो, सबसे कम वेवलेंथ है ना ब्लू लाइट की होती है, वायलेट की सबसे कम होती है, लेकिन उससे थोड़ी ज़्यादा ब्लू लाइट की होती है। तो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ कम है, इसलिए वेरी फाइन पार्टिकल, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स उसका स्कैटरिंग कर सकते हैं। ओके, छोटे पार्टिकल ही छोटी वेवलेंथ स्कैटर कर सकते हैं, और बड़े वेवलेंथ वाले पार्टिकल, बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट को अगर स्कैटर करना है तो पार्टिकल की साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बराबर। तो जो एटमॉस्फेयर में ऊपर जो पार्टिकल है बहुत ही फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल, ये वाटर ड्रॉपलेट, डस्ट, ऐसा सब है। तो उससे जो लाइट आ रही है, लाइट में तो सब कलर मौजूद है, ओके, वाइट लाइट है, सातों कलर उसमें मौजूद है। तो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ कम है, इसलिए वो छोटे पार्टिकल उसको क्या करेंगे, स्कैटर कर देंगे। इसलिए हमें आसमान कैसे दिखने मिल रहा है, वो मिल रहा है हमें ब्लू कलर का। क्यों? क्योंकि जो लाइट आ रही है उसमें 7 कलर तो मौजूद है, लेकिन एटमॉस्फेयर के पार्टिकल सबसे ज़्यादा किसको स्कैटर करते हैं, ब्लू कलर को, इसलिए हमें आसमान कैसे देखने मिल रहा है, ब्लू। ओके, और कभी कभी क्या होगा, सन जब हॉरिजॉन पे होगे ना, तो हॉरिजॉन से लाइट को हमारे तक ट्रैवल करने में ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करना पड़ता है। तो अगर वो लाइट ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करेगी तो जो छोटी छोटी वेवलेंथ है वो तो स्कैटर हो जाएगी, तो हमारे तक जो वेवलेंथ पहुंचेगी वो कौन सी पहुंचेगी, वो जो बड़ी वेवलेंथ होगी वही पहुंचेगी। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की है। इसलिए अगर सन हॉरिजॉन पे है तो सन से जो लाइट आ रही है उसमें सिर्फ रेड कलर ही हमारे तक पहुंचता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। इसलिए जब सन हॉरिजॉन पे होता है, सन राइज या सन सेट के टाइम, तब सन का कलर हमें क्या देखने मिलता है, रेड कलर का। क्यों? क्योंकि रेड कलर ही हमारे तक पहुंच रहा है, बाकी सब का क्या हो रहा है, बाकी सब स्कैटर हो रहे हैं, बराबर। और अगर दोपहर का टाइम है, सन एग्जैक्ट हमारे सर पे होगा 12 बजे, तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे एक पिक्चर मैंने रखी है ताकि आप ठीक से देख पाए। जो लाइट एंटर हो रही है वो एटमॉस्फेयर में कम ट्रैवल करेगी। यहाँ पे अगर हॉरिजॉन पे है तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ट्रैवल करती है, अगर ऊपर से आ रही है तो कम ट्रैवल करती है। अगर कम ट्रैवल करेगी तो जो स्कैटरिंग है वो कम होगा, इसलिए सब कलर प्रेजेंट रहेंगे और हमें सन का कलर वाइट दिखेगा, और अगर हॉरिजॉन पे होगा तो सन का कलर हमें रेड दिखेगा, बराबर। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछ सकते हो। पहले तो स्काई का कलर क्यों ब्लू दिखता है, तो द फाइन पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट,
they can scatter blue light which has shorter wavelength than red light which has longer wavelength. When sunlight passes through the atmosphere, fine particles in atmosphere scatter the blue color more strongly than red color so that sky appear blue. If the earth has no atmosphere, then there would not be any scattering of light and sky would appear dark. The sky appears dark at very high altitude. अगर आप प्लेन में जा रहे होगे, अगर आप ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे होगे, 35,000 फीट पे होगे, तो आपको जो स्काई है ना उसका कलर क्या दिखेगा? ब्लैक दिखेगा, आपको ब्लू नहीं दिखेगा। बराबर? क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई स्कैटरिंग नहीं हो रहा है, इसलिए। ओके, और एटमॉस्फेयर ना हो तो कोई पार्टिकल हो गए ही नहीं स्कैटरिंग करने के लिए, तो स्काई का कलर हमें ब्लू नहीं दिखेगा। कैसा दिखेगा? डार्क दिखेगा, ब्लैक कलर दिखेगा। बराबर? जो स्पेस में दिखता है। अभी सनराइज और सनसेट के टाइम ये जो सन है वो क्यों रेड दिखता है, और जब सन ओवरहेड होता है तब क्यों वाइट दिखता है? बराबर? At sunrise and sunset, the sun is near horizon, and light from sun travel through thicker layer of atmosphere. Atmosphere का thick layer है, and longer distance, ज़्यादा distance travel कर रही है. Near horizon, most of the blue light and shorter wavelength are scattered. Mostly जो shorter wavelength है, मतलब रेड कलर की वेवलेंथ से कम वेवलेंथ वाली मोस्टली लाइट क्या हो रही है? तो मोस्टली लाइट हो रही है स्कैटर, सिर्फ रेड लाइट ही पहुंच रही है। ओके, इसलिए सन अपीयर रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। बराबर? मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, वीडियो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। ओके, सबको बेस्ट ऑफ लक आपकी सब प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।